अव्यक्ताव्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाक्यक्तसंज्ञके। नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज गुरुवार के कार्यक्रम में जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं, ये फिल्म क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं। और मेरी बात लगभग फिल्म में जो बॉलीवुड के कितने लोगों से हुई है, नाम तो नहीं बताना चाहिए, पर सब लोग जो है वो रश में ही है, बहुत लोग। और लगभग परेशानी भी है वहां पे, अजीब तरीके के परेशानियों से लोग वहां पे जूझते हैं। इतना ज्यादा काम का दबाव कहें या फिर काम ना मिलने का दबाव कहें, दोनों ही तरीके की चीजें वहां पे काम करती है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ बताने वाला हूं। और एक बात और है, बताऊं, अपने जीवन में हमेशा ही गीता जी को स्थान दीजिए। हमेशा। आप लोगों को पता भी नहीं है, कल्याण की जो पत्रिका आती है गीता प्रेस गोरखपुर से, वो मुश्किल से 200 से 250 रुपये 1 वर्ष के लिए लेते हैं लोग, और आपके घर तक वो कल्याण की पत्रिका पहुंचाने का काम करते हैं। उस पर जरूर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहिए। आपको खुद को अपना ध्यान उधर ले जाइए, उन लोगों से संपर्क करिए और खुद कल्याण अपने घर पे मंगा करके उन्हें पढ़िए। उसमें इतनी सारी बातें लिखी होती हैं और इतना सारा ज्ञान उसमें भरा होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। जरूर ही इसके मामले में संपर्क करना चाहिए, उन लोगों से बात करिए और अपने घर पे कल्याण मंगाइए। और ऐसी पत्रिका किसी भी एक जो धार्मिक पुस्तिका का अध्ययन अगर कुछ ना मिले तो गीता जी तो सर्वश्रेष्ठ है, उसके आगे तो सारे ही ग्रंथ फीके हैं। गीता जी का पाठ कम से कम प्रत्येक रात्रि को सोते समय 18वें अध्याय का पाठ कर लेने से या किसी भी एक अध्याय का पाठ कर लेने से प्रत्येक दिन दिनचर्या मजबूती से आरंभ होती है। ये बात मैं हमेशा कहना चाहता हूं और आप लोग इसे जरूर ही शामिल करिए। कहीं नहीं जाना है, शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सबसे पहले इनका पंचांग पढ़ के बता देता हूं। 1987 के जन्मे हैं ये। चैत्र माह में इनका जन्म हुआ है, उत्तरायण में जन्म हुआ है। अब चैत्र माह में जन्मे होने के कारण व्यक्ति जो होता है वो भूखा सा होता है, मतलब भूख होती है किसी भी चीज को पाने की, और बड़ा नाम कमाने का असर होता है कि मैं बड़ा करूं, क्योंकि वो तपन जो होती है, और साथ ही साथ ये बड़ा ही शुभ माह होता है। उत्तरायण में जन्मे होने के कारण, ध्यान से समझिएगा, कहीं नहीं जाना, उत्तरायण में जन्म होने के कारण व्यक्ति का आत्मबल ठीक है, उसके पास प्रभाव की कमजोरी नहीं है। अब तो जो मेरे नियमित दर्शक हैं वो लगभग से उत्तरायण को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, पर कहीं नहीं जाइएगा, बन के रहिएगा। उत्तरायण में जन्मे होने के कारण व्यक्ति के जीवन में समस्याओं का अंबार तो नहीं होगा दक्षिणायन वालों के मुकाबले, मतलब ठीक ठाक है। वसंत ऋतु प्रेमी किस्म बना देगा, व्यक्ति को प्रेमी किस्म का बना देता है और सौहार्द से युक्त उसका जीवन जीने वाला हो जाता है। व्यक्ति सौहार्द से युक्त जीवन जीता है। शुक्ल पक्ष के 10वीं तिथि के जन्मे होने के कारण चंद्रमा यहाँ पे शुभग्रह हो जाएंगे, और बुधवार के जन्मे होने के कारण व्यक्ति गुणी, धर्मी और धर्म का पालन करने वाला और भगवत भक्त होता है। साथ ही साथ अपने से बड़ों का और बड़ों से कुछ सीखने की लालसा हमेशा ही व्यक्ति में पैदा होती है। क्लियर है? बुधवार के जन्मे होने के कारण व्यक्ति जहां निपुण होगा तर्क विद्या का, याददाश्त क्षमता का और बुद्धिमान होता है, और यह है भी मिथुन लग्न के। तो पुष्य नक्षत्र ये बहुत बढ़िया, व्यक्ति को राजसिक ठाट बाट और राजा की तरह जीवन जीने वाला बना देते हैं। पर राजा कहना आसान है, बनना बड़ा मुश्किल होता है। धृति योग, तैतिल करण, ब्राह्मण वर्ण और देवगण के होने के कारण व्यक्ति शुद्ध और मनस्वी होता है, शांत है, पवित्र है, उसकी आत्मा बिल्कुल निश्चल है और किसी के बारे में भी गलत और गंदगी नहीं बताता। दरअसल एक बात और भी कहूंगा यहाँ पे, आप जब भी ब्राह्मण वर्ण और देवगण से आते हैं तो आपके प्रभाव में उस तरीके का जो एक हैरेसमेंट नहीं होता है, मतलब आप बिल्कुल ही शांतचित्त होते हैं, आपका आकर्षण बढ़िया होता है, चेहरे पर कोमलता का भाव झलकता रहता है, नेत्र बड़े ही विवल होते हैं और मन बिल्कुल ही पवित्र होता है। बिल्कुल व्यक्ति सात्विक स्वभाव का होता है, शुद्ध अंतःकरण का होता है और श्रेष्ठ बनने का हमेशा प्रयास करता है, उलझनों में नहीं रहता है। वो बढ़िया होता है, मतलब बढ़िया होता है, बढ़िया मतलब बढ़िया, हर जगह से बढ़िया। अब सबसे पहले मैं इनकी कुंडली पे बता दूं पंचांग में सबसे अच्छी बात क्या है।
जो पंचांग में सबसे अच्छी बात है वो उत्तरायण में जन्मा होना, चैत्र माह में जन्मा होना, शुक्ल पक्ष के दशमी तिथि के चंद्रमा शुभग्रह हो जाएंगे तो एक तो यहाँ पे इनको बल मिल जाएगा, अब व्यक्ति के पास धन की स्थिति बढ़िया रहे। पर ये चीज अगर जीवन में घटित हो तब तो, अगर नहीं घटित हो रही हो तो जीवन बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। सबसे पहले इनका सवाल पूछ लेता हूं जो इन्होंने पूछे हैं मुझसे, सवाल इन्होंने भेजे हैं मुझे। एक मिनट थोड़ा मैं देख लेता हूं आप लोगों को। यहाँ है, ये इतना डीपी बदलते हैं कि समझ ही नहीं आता है। करियर में क्या लिखा है, करियर में इनस्टेबिलिटी है, एक्टिंग में करियर करना चाहता हूं, जॉब्स भी नहीं मिल रही है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, यहाँ सूर्य और राहु और यहाँ पे गुरु भी बैठे हैं स्वग्रही, पर व्यक्ति अगर थोड़ी बहुत मशक्कत करे तो उसको मिलेगी, क्योंकि यहाँ राहु भी मीन राशि के बैठे हैं तो बहुत अच्छे नहीं होंगे। व्यक्ति के मेहनत की स्थिति को बढ़ाने की वो आज्ञा दे रहे हैं, या फिर ऐसा वो प्रयास कर रहे हैं कि व्यक्ति मेहनत ज्यादा करेगा तब मैं कुछ दूंगा, क्योंकि सूर्य 24 डिग्री के और 17 डिग्री के राहु, वहां पे सूर्य के बल के कमजोर होने। अब जरा कुंडली को ध्यान से समझिए, व्यक्ति वही सवाल पूछा है जो उनकी कुंडली में घटित हो। आप जरा ध्यान से समझिए कैसे चीजें घटित होती हैं, सवाल भी वही और कुंडली में साक्षात उसका दर्शन भी हो रहा है। गौर से समझिए तो ऊर्जा बाहर, मंगल तो व्यक्ति के पराक्रम को कमजोर, और ये मंगल कृतिका नक्षत्र में बैठे हैं जिसके अधिपति सूर्य होते हैं वो खुद ग्रहण में है। गुरु स्वग्रही है, इसका मतलब ये दिखा रहे हैं कि अगर व्यक्ति के ऊपर से किसी भी, अब जैसे मिथुन लग्न की कुंडली है, मिथुन लग्न की कुंडली के लिए शनि जो होते हैं वो भाग्य भाव के अष्टम भाव के अधिपति होने के कारण और भाग्य भाव के अधिपति होकर के छठे में बैठने के कारण भाग्य में अवरोध, या इसे संपूर्णतया तो भाग्य बल कहा जाएगा क्योंकि लग्न के अधिपति भाग्य भाव में बैठे हैं, पर जहां उसका डिस्पोजिटर प्लैनेट है, जहां वो ग्रह बैठा है, उसका जो ग्रह है वो संघर्ष में है, या फिर ये कह सकते हैं कि भाग्य का कारक राहु के साथ है, या फिर ये कह सकते हैं कि मिथुन लग्न की कुंडली के लिए लग्नेश जो है वो 12वें भाव के अधिपति के साथ है। लग्न के अधिपति पंचम भाव के अधिपति के साथ हैं, देर सबेर व्यक्ति को यश जरूर दे देंगे। व्यक्ति के जीवन में एक बड़ी अद्भुत बात है, मेरी किसी से चर्चा हो रही थी आज ही, उत्तराखंड के वो थे श्रीमान, बड़े ही भद्र पुरुष थे, बड़े अच्छे से बात करी उन्होंने मुझसे, और सनशाइन नाम से उनकी कंपनी है मशाले की, पर उन्होंने बात कही कि यहाँ पे इतना कंपटीशन है कि गुरुजी मैं क्या बताऊं, मैं बड़ा शुद्ध तरीके से पैसा कमाना चाहता हूं और बिल्कुल भी मसालों में मिलावट नहीं करता, लेकिन हमारे ही यहाँ में कई लोग मसाले में मिलावट कर देते हैं और वो मेरा काम नुकसान हो जाता है। उनका काम जो है वो मतलब प्रचार के माध्यम से वो कई बार अपना बढ़ा लेते हैं और मैं जो है वो उसी में अटका रहता हूं। तो ये बात है। तो कहने का मतलब ये होता है कि कई बार आप जो है वो किसी को ये जीवन और ये जो आजकल का जो कलयुग है ना, यहाँ पे कई बार ऊर्जा ज्यादा काम करती है, जो है वो एकदम खूंखारपन की स्थिति बहुत ज्यादा हो जाती है, और यहाँ पे व्यक्ति थोड़ा वसंत ऋतु में जन्मे होने के कारण ढीला सा है। ढीला करने का मतलब दिमाग से ढीला नहीं, ढीला करने का मतलब शांत है, उसमें वो ऐसा नहीं है कि वो किसी को भी मार करके, किसी के भी गर्दन पे चढ़ करके, किसी के माथे का दर्द बन के या किसी को परेशान करके धन कमा लेगा। क्यों ऐसा नहीं हो सकता? क्योंकि केंद्र में ही गुरु और सूर्य बैठे हैं। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता, वो किसी को ठग नहीं सकता, किसी को परेशान नहीं कर सकता, अपने जीवन में अध्यात्म और धर्म को हमेशा ही बांध करके रखने वाला होगा और उसी के भरोसे अपनी जीवन की नैया चलाने वाला होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि लग्न के अधिपति धर्म भाव में बैठे हैं, मतलब उसके लग्नेश कहां की प्रवृत्ति धारण कर रहे हैं। और लग्न में कौन सी राशि बनी है? तो 3 नंबर की राशि, जो कि यहां की राशि है। तो ध्यान से समझिए, तो लग्न में मिथुन राशि बन गई। अब मिथुन राशि बन गई मतलब वो यही बात कह रही है कि व्यक्ति जो है वो मैथुन प्रिय है, लेकिन साथ ही साथ उसको मेहनत भी करना होगा, है कि नहीं बात? क्योंकि ये भुजाओं की राशि है, लग्न में बनी है, लग्न के अधिपति 12वें भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं। अब जरा ध्यान से समझिए, तो शुक्र यहां 12वें भाव का फल नहीं करेंगे, यहां वो फल करेंगे पंचम भाव का। तो व्यक्ति की शिक्षा तो बाधित नहीं होगी, लेकिन उसमें समस्याएं जरूर आएंगी। व्यक्ति के पास कई बार पढ़े यहां से और काम करे कोई और, पढ़ाई करे इधर का और पढ़ाई करना पड़े इधर का, और काम करे कुछ और इधर उधर का। तो ये चीजें भी शामिल होती हैं। और साथ ही साथ एक बात और भी है कि बुध और शुक्र का यहां बैठना। अब बुध जो बैठे हैं वो पूर्वा भाद्रपद के और शुक्र शतभिखा के। शुक्र शतभिखा के इस वजह से व्यक्ति के जीवन में कला क्षेत्र बन जाता है।
लेकिन पंचम भाव के अधिपति के साथ चूंकि मंगल का संबंध नहीं बन रहा है, इस वजह से व्यक्ति को इस मामले में थोड़ी सी टक्कर होती है, मतलब जीवन में ठोकर भी खाने पड़ते हैं। इन्होंने कुछ अच्छी अच्छी फिल्मों में जो है वो कुछ काम भी करा हुआ है, पर वो मौका नहीं मिला, वो जो बोलते हैं ना जैसे ब्रेक नहीं मिल रहा, ऐसी स्थिति बन रही है। दूसरी बात है कि बुध के साथ शुक्र का प्रभाव यहाँ पे व्यक्ति को धार्मिक ज्यादा बना दे रहा है या फिर व्यक्ति को प्रैक्टिकल नहीं बनने दे रहा है। ये काम कब होगा? शनि की दशा जब आएगी तो व्यक्ति प्रैक्टिकल सोच को लेकर के विकसित होगा, जहां वो अपने आप को कार्मिक रूप से शुद्ध करना चाहेगा, नहीं मुझे काम करना ही होगा। अभी व्यक्ति के ऊपर से शुक्र की दशा चल रही है, इस वजह से भी व्यक्ति जो है वो भोग और विलास या फिर कोई नया स्टेप लेने में डर रहा है या फिर वो थोड़ा संकोच भी कर रहा है। क्योंकि वस्तुतः तो आप जब गौर करते हैं तो भाग्य का बल तो है, व्यक्ति भाग्यशाली नहीं है ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन चूंकि भाग्य के अधिपति वक्री होकर के अशौच की स्थिति में जा रहे हैं, शत्रु की राशि में बैठे हैं, बहुत अच्छे नहीं बैठे हैं। मंगल की दृष्टि हो जाने से व्यक्ति के जीवन में शत्रु और विपरीत परिस्थितियों का निर्माण बनेगा, पर वो रहेंगे नहीं, वो खत्म हो जाएंगे। दूसरी बात है गुरु की उस पे दृष्टि भी जा रही है। इसका मतलब है कि भाग्य भाव के अधिपति शनि पे, ध्यान से समझिए मेरी तरफ देख करके, भाग्य भाव के अधिपति शनि पे गुरु की दृष्टि जा रही है 9वीं। इसका मतलब है कि देर सवेर व्यक्ति का भाग्य बल बढ़ेगा। वो कब? 2022 के 8वें महीने के बाद, और उसके बाद 2025 के 4थे महीने के बाद। अभी जो स्थिति चल रही है वो मिथुन लग्न की कुंडली के लिए गौर करिए। इनकी कुंडली में मंगल एकादशवें भाव के अधिपति होकर के 12वें बैठे हैं, जो व्यक्ति को स्वप्न देखने वाला बना देंगे। उस मंगल की चौथी दृष्टि जब यहां पड़ेगी तो निस्संदेह व्यक्ति को भाइयों से लाभ भी होगा और हानि भी होगा, दोनों तरीके का होगा, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की राशि है और वस्तुतः जो सूर्य है वो ग्रहण में है। इस कारण से भाई का संबंध या व्यक्ति को कई बार थक हार करके खुद का काम करना पड़ता है। थक हार के जब कुछ भी ना दिखे तो व्यक्ति को यही सूर्य, इसका ही प्रभाव रहेगा कि व्यक्ति खुद का काम करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि गुरु भी साथ में बैठे हैं। व्यक्ति को जब कुछ नहीं मिलेगा तो थकेगा तो यही करेगा, अपना खुद का काम, क्योंकि तृतीय भाव ये जो होता है वो इंटरनेट और वर्ल्ड बेस पे छाने का भाव होता है। इसका पूरक ये विश्वविख्यात होने का योग होता है। पर विश्वविख्यात होना या परिचित होना या अपने आप को और भी ज्यादा प्रभावशाली बनाना, उसका अधिपति जो है वो संघर्ष में है, इस वजह से ही संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। और गौर करना तो मिथुन लग्न की कुंडली के लिए शुक्र बहुत अच्छे तो नहीं होते, बहुत अच्छे तो नहीं होते, पर वो ठीक होते हैं, सामान्यतः अच्छे होते हैं। आपकी कुंडली के लिए तुला राशि और कुंभ राशि अच्छी होगी, पर भाग्य भाव के अधिपति होने के साथ साथ अष्टम भाव के अधिपति होने के बाद शनि को अष्टम भाव का दोष लग जाता है। जहां उनकी तीसरी दृष्टि इस पे पड़ेगी तो व्यक्ति को आयु का और गुप्त विद्याओं का जानकार बनाने के साथ साथ व्यक्ति के अंदर क्रिएटिविटी भरने का काम करेगी। अब ये क्रिएटिविटी कहां से आ जाए? क्योंकि इस भाव में मंगल की उच्च राशि बनी है और यहां से मंगल अपने भाव से पंचमस्त, उच्च की राशि से मंगल पंचम में बैठे तो इस भाव का बल बढ़ेगा। मंगल क्या है? क्रिएशन। मंगल क्या है? तकनीक। मंगल क्या है? साहस। मंगल है बल, ऊर्जा। तो वो इसमें तो किस चीज में वृद्धि करेंगे? तो व्यक्ति को जानने की इच्छा, उत्सुकता में वृद्धि करेंगे। और चूंकि यहां से 3 घर आगे सूर्य और राहु जैसे ग्रह बैठे हैं तो इसका बल यहां से भी बढ़ेगा। इसके 3 घर पीछे शनि जैसा पापग्रह बैठा है, इस वजह से इस भाव का बल बढ़ेगा। तो व्यक्ति खोजबीन, रिसर्च और कुछ ऐसे क्षेत्रों में काम कर सकता है, इजाद करना, नया बनाना, इन सब क्षेत्रों में व्यक्ति का काम, कुछ नया लिखना, क्रिएटिव राइटिंग का काम कर ले, क्रिएटिव स्किल डेवलपमेंट का काम कर ले, कुछ नया बना करके आप किसी को कुछ भी दे सकते हैं जिसपे आगे वाला कुछ नया बना ले। मतलब मैदान आपने दे दिया और उस पर वृक्षारोपण किसी और ने कर डाले, ऐसा काम आप कर सकते हैं। उसके बाद ये सबसे पहले तो ये बात रही। अब इस कुंडली में जो आप गौर करें तो बुध और शुक्र ठीक सूर्य के पीछे हैं और उस बुध के ठीक आगे सूर्य बैठे हैं। ये वैशी योग बना है जो शुक्र और बुध के कारण बन रहा है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति है तो बुद्धिमान, लेकिन साथ ही साथ एकादशवें भाव के अधिपति जन्म कुंडली में लाभ भाव के अधिपति ने भाग्य भाव के अधिपति को देखा है। लाभ भाव के अधिपति मंगल ने भाग्य भाव के अधिपति शनि को देखा। इसका मतलब व्यक्ति के जीवन में लाभ की स्थिति भी बनेगी, पर वो एक बार जीवन में दरिद्रता का माहौल भी देखेगा। ऐसा क्यों?
क्योंकि जन्म कुंडली में गौर करिए, ऋण भाव के अधिपति और इस कुंडली में मंगल अच्छे नहीं होते, वो 12वें से बैठ करके यहाँ के प्रभावों को कमजोर भी और लाभ भी दोनों दे रहे हैं, क्योंकि उनकी मित्र की राशि है। पर वो मंगल की 7वीं दृष्टि यहाँ और 8वीं दृष्टि यहाँ पे व्यक्ति को संघर्ष भी करवाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ के अधिपति भी राहु के साथ है और इसके ठीक पीछे शनि जैसा पापग्रह बैठ करके इस भाव में कमजोरी, कमतरी, दैनिक आय, डेली बेसिस का इनकम और रेगुलर जो लाइफ है उसको वो प्रभाव से कमजोर कर रहे हैं। मतलब इसका सुख नहीं मिल रहा। ध्यान से समझने की बात है। चंद्रमा इस भाव से कहाँ है? इस भाव से चंद्रमा षडाष्टक, इस भाव से चौथे घर में सूर्य राहु का ग्रहण, इस भाव से ठीक चौथे घर में केतु का प्रभाव व्यक्ति के मन को और व्यक्ति के माता को, कई बार माँ पिता से संबंध बिल्कुल ठीक है, पिता का कोई संबंध कमजोर नहीं है और पिता का प्रभाव भी ठीक है। अगर पिता का प्रभाव मैं देख रहा हूं तो बिल्कुल भी खराब नहीं है। यहाँ राहु भी ठीक होंगे पर सामान्य परिणाम करेंगे, बहुत ज्यादा ना तो अच्छे ना तो बहुत ज्यादा बुरे। इनकी डिग्री की अगर चर्चा कर दूं तो आपकी कुंडली में जो ये ग्रह बैठे हैं उसमें राहु की दशा भी रेवती नक्षत्र 17 डिग्री युवावस्था के हैं। इसका मतलब ये होता है कि राहु और केतु की दशा भी व्यक्ति की कुंडली में केंद्र से संबंध, केंद्र में बैठे ना और गुरु के साथ बैठे, तो राहु और गुरु का संबंध यहाँ पे बन जाने से, और इस मिथुन लग्न की कुंडली के लिए गुरु सप्तमेश मारक भी होते हैं। इस कुंडली के लिए बुध अच्छे होंगे, गुरु मारक होंगे, शनि भी मारक हो जाएंगे भाग्येश होने के साथ साथ अष्टमेश होने के कारण, और साथ ही साथ मंगल इस कुंडली में अच्छे नहीं होंगे। इसका मतलब है कि अच्छा कौन कौन नहीं हुआ? तो चंद्रमा, उसके बाद मंगल, सूर्य ज्यादा मेहनत करवाएं, शनि भी अनिष्ट हो जाएंगे यहाँ पे थोड़े कष्टप्रद, हालांकि वो कमजोर होंगे क्योंकि वो शनि के ऊपर अगर मंगल का प्रभाव नहीं पड़ता तो ये और भी अच्छे हो सकते थे, लेकिन ये थोड़े बहुत विपरीत परिस्थिति का निर्माण करेंगे अपनी दशा में और व्यक्ति को निर्मोही बनाएंगे, और साथ ही साथ व्यक्ति अपने खुद के कर्म पे ज्यादा भरोसा करेगा, धर्म और अध्यात्म का जीवन उसके जीवन से कमजोर हो जाएगा या फिर उसके प्रभाव में वो कमजोर या कमतरी देखी जाएगी। वस्तुतः शनि की दशा में व्यक्ति को वैराग्य होता है, पर यहां नहीं होगा क्योंकि यहां पे वो अष्टम भाव के भी अधिपति होंगे। जब इस भाव का फल देकर के शनि निकलेंगे और भाग्य भाव का फल देने लगेंगे, धर्म भाव का फल देने लगेंगे, तो एक दशा में मध्य की दशा के बाद जो अंतिम वाली दशा होगी उस दशा में व्यक्ति का धर्म जागृत होगा। आरंभ में वो अपने पुरुषार्थ पे फोकस ज्यादा करेगा। मंगल की दृष्टि यहाँ पे, यहाँ के लिए मैंने बात करी, यहाँ के अधिपति ग्रहण में है या फिर राहु के साथ है, इस कारण से व्यक्ति को डेली बेसिस के इनकम के लिए प्रयास ज्यादा करना पड़ रहा है। और कारण यही है, ये कुंडली आगे इसलिए नहीं बढ़ रही है क्योंकि गुरु राहु के साथ जा रहे हैं और सूर्य राहु के साथ ग्रहण में। आप इसे चांडाल वगैरह की स्थिति में नहीं ले जाना और नहीं ऐसा समझने की कोई बात है। हाँ, लेकिन ये कुंडली इस वजह से भी कमजोर हो रही है क्योंकि द्वितीय भाव के अधिपति के ऊपर गौर करिए, सप्तम भाव के अधिपति मारक ग्रह गुरु और राहु की दृष्टि है, और मंगल जो इस कुंडली का लाभ है वो व्यय में जाकर के एक तरीके से धन दे तो रहा है पर वस्तुतः वो भाग्य को कमजोर भी कर रहा है। ये पक्की बात है, ऐसे होती हैं चीजें। आप जरा गौर से देखिए तो चंद्रमा अकेले बैठे और इस चंद्रमा को कहीं से भी कोई बल नहीं मिला, ऊपर से राहु की दृष्टि और गुरु की दृष्टि दोनों जो कि इस कुंडली में सप्तमेश होते हैं। तो मारक ग्रह के साथ अगर राहु और केतु का प्रभाव बढ़ेगा तो उसके मारकत्व में वृद्धि हो जाएगी, और खास करके तब जब मंगल अगर केंद्र में नहीं, अगर इस कुंडली के लिए मंगल अगर लाभ में बैठे होते या यहीं बैठे होते तो अच्छी बात होती, पर वो व्यक्ति के साहस और व्यक्ति के प्रभाव को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं इस कारण से। और व्यक्ति की ऊर्जा धन है, धन की स्थिति कमजोर नहीं है, कुटुंब है, वाणी है, विद्या है, बुद्धि है, बल है, पर थोड़ी थोड़ी चीजों में कमजोरी आ रही है राहु के प्रभाव के कारण। वस्तुतः यहाँ राहु और भी अच्छे हो सकते थे पर वो सामान्य हो जाएंगे, तटस्थ हो जाएंगे, ना तो अच्छा ना तो बुरा। उनका अच्छा प्रभाव विकसित होगा, पर एक बात बता देता हूं, अभी आप खर्च की स्थिति से ज्यादा जी रहे हैं, जीवन में खर्च ज्यादा है, चाहे मानसिक व्यथा ज्यादा हो, चाहे चिंता ज्यादा हो, परेशानी ज्यादा हो, विपरीत माहौल का बनना ज्यादा हो, पर यह स्थिति 22 के 8वें महीने से थोड़ी सी बदलते हुए देख रहा हूं। एक बात तो तय है। उसके बाद आपको आपकी कुंडली में सबसे पहले चर्चा सूर्य की करते हैं। सूर्य यहाँ पे बैठे हैं रेवती नक्षत्र में, बुध भी, राहु भी रेवती में और गुरु उत्तरा भाद्रपद में, गुरु अस्त हैं। डिग्री में 15 डिग्री के हैं और 24 डिग्री के सूर्य। अब जरा ध्यान से समझिए, 24 डिग्री के सूर्य और 15 डिग्री के गुरु के अस्त हो जाने से, अब निकट से समझना, एकदम बिल्कुल नजदीक आ जाइए नहीं तो फिर चीजें छूट जाएंगी।
गुरु यहाँ के अधिपति और यहाँ के अधिपति, इन दोनों भाव के अधिपति अस्त हो गए। जब कोई ग्रह अस्त हो जाए तो अपने प्रभाव क्षेत्र, जहां पे वो जिस चीज का प्रभाव रखता है, इस कुंडली में वो कहाँ के प्रभावकारी होंगे, सप्तम और दशम के, यानी कि करियर और दाम्पत्य या डेली बेसिस का इनकम, इनका प्रभाव देर से उद्वेलित होगा या फिर देर से चलेगा। अब उस पे आपको काम करने की आवश्यकता होगी। मतलब इस कुंडली में मुझे जहां पे सबसे ज्यादा समस्या दिख रही है वो इस कुंडली में देवगुरु बृहस्पति को मनाने की है, या फिर इस कुंडली में देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जप किया जा सकता है, एकादशी का व्रत किया जा सकता है, गाय की सेवा की जा सकती है, ब्राह्मणों को दान दिया जा सकता है। दान जितना ज्यादा हो सके दे सकते हैं अपनी व्यथा और सामर्थ्य के हिसाब से। उसके बाद अगर हो सके तो विष्णु जी के मूर्ति को पंचामृत का स्नान करवाइए, दूध, दही, शहद, घी और जल, इन सब चीजों से भगवान विष्णु की प्रतिमा को जल अर्पित करिए, दूध अर्पित करिए, दही अर्पित करिए, शहद अर्पित करिए, चीनी अर्पित करिए, जो भी चीजें होती हैं आप तो वो पता ही है। उसके बाद एकादशी का व्रत बिल्कुल निष्ठापूर्वक करिए और भगवान में श्रद्धा और बैठ करके रोने का काम करिए भगवान से। रोते हम इंसान के पास जाकर के हैं, पर मुझे लगता है कि अगर भगवान के पास एक बार रो दोगे ना तो बड़ा मन आनंद से खिल जाता है, और वो तो मैंने अनुभव भी करा है। तो ये बात होती है। भाग्य भाव में बुध और शुक्र का बैठना, जहां भाग्य भाव को बलवान और अच्छा बनाए, वहीं पे यहाँ पे थोड़ी सी कमजोरी दिख रही है। मतलब दशम स्थान यहाँ पे प्रभावित जरूर है, प्रताड़ित हो रहा है, पर वस्तुतः यहाँ पे आप इनके और भी सवाल अगर पढ़ें तो इनके दूसरे सवाल में इन्होंने लिखा है सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी। वो तो मैंने बात बताई, राहु के कारण और सूर्य के कारण, चंद्रमा पे राहु के प्रभाव के कारण। हालांकि चंद्रमा फिर भी बहुत व्यवस्थित है। स्वग्रही ग्रह यहाँ पे एक ग्रह स्वग्रही यहाँ पे, तो 2 ग्रह स्वग्रही हो गए। 2 ग्रह स्वग्रही, इसका मतलब है कि पदांतर या देशांतर में जाकर के, विदेश जाकर के व्यक्ति धन कमा सकता है, क्योंकि मंगल 12वें हैं और जन्म कुंडली में दशम स्थान के अधिपति राहु के साथ हैं। तो व्यक्ति अभी भी 22 के 8वें महीने तक या उसके बाद आप अगर गौर करें तो 2028 तक व्यक्ति को प्रयास करते रहना चाहिए, और मोस्टली अगर मैं कहूंगा तो 2025 के चौथे महीने तक तो बिल्कुल छोड़ना भी नहीं है। आप लगातार हमेशा उसके लिए अप्लाई करते रहिए, हो जाएंगी चीजें, क्योंकि बाहर जाने का योग है। हालांकि ये कुंडली जो है यहाँ पे दशम स्थान में राहु के बैठ जाने से ये बात और भी ज्यादा लागू हो जाती है। उसके बाद एक बात और, इस कुंडली में अगला सवाल इन्होंने लिखा है गेमस्टोन कौन सा पहनना है। आपकी कुंडली मिथुन लग्न की है, कारक क्षेत्र पे प्रभाव न दे करके मैं समझता हूं कि शुक्र की अभी दशा चल रही है, उच्चाभिलाषी है। नौमांश कुंडली में वो टोटल उच्च के हो जा रहे हैं और मंगल के साथ बैठ रहे हैं, शनि के साथ बैठ रहे हैं। मंगल कौन? प्रतियोगिता के अधिपति। शनि कौन? अष्टम के। और वर्गोत्तम लग्न की कुंडली, इस पे भरोसा करना आसान है। मतलब हम ये बात बिल्कुल कह सकते हैं कि हाँ, व्यक्ति की कुंडली आगे बढ़ेगी, भले ही वो आरंभ में थोड़ी सी मशक्कत जरूर कर रही है। और वस्तुतः भाग्य भाव पे देखिए, भाग्य के कारक जो हैं वो गुरु राहु के संपर्क में आने से भाग्य के बल को कमजोरी मिल रही है, और भाग्य भाव के अधिपति अशौच की स्थिति में है, वक्री होकर के 27 डिग्री के हैं, पर वो संपूर्णतः व्यक्ति को आलसी बना रहे हैं, उसके काम को रोक रहे हैं। लग्न के ऊपर किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, लग्नेश के ऊपर भी किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं, लेकिन 12वें और पंचम भाव के अधिपति होकर के ये बात तो जरूर कहूंगा कि व्यक्ति के ऊपर भगवान का आशीर्वाद है, आशीष मिला है, वो जरूर मिलेगा। पर कब से? 22 के 8वें, 24 के 5वें और 28 के 6ठे महीने से। आप धीरे धीरे आगे ही बढ़ रहे हैं, पीछे नहीं जा रहे हैं। धीरे धीरे आगे ही बढ़ रहे हैं, पीछे नहीं जा रहे हैं। मैं कुछ उपाय और भी भेजूंगा। गेमस्टोन पे चर्चा चल रही थी, शुक्र यहाँ पे, और जन्म कुंडली में शुक्र की दशा, पर इस कुंडली के लिए पंचमेश होते हैं, लग्नेश के साथ बैठे हैं, उसके ऊपर किसी भी पापग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। नवांश कुंडली में वो शनि और मंगल के साथ बैठे हैं, जो कि 6ठे और 8वें भाव के अधिपति होते हैं। और मिथुन लग्न की कुंडली यहाँ भी बन रही है, यहाँ पे उनकी उच्च की राशि बनी है भोग करके। यहाँ पे शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में थोड़े कमजोर हो रहे हैं। अब जरा इनकी कुंडली में और निकट से समझने का प्रयास करते हैं। शुक्र रेवती नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में, लग्न में, और ऐसी स्थिति में कि मैं जब टोटल तरीके से देखता हूं तो इनकी कुंडली में जो स्थिति बन रही है उसके आधार पर व्यक्ति को हमेशा रत्न पहनने से पहले सभी मूल बिंदुओं का और हमेशा ही प्रत्येक चार्ट को जरूर ही देख लेना चाहिए कि वो D1 में कैसा है, D7 में कैसा है, D10 में कैसा है, D9 में कैसा है। तो इसके आधार पर मैं एक बात और कहूंगा कि व्यक्ति की कुंडली में इस स्थिति में शुक्र का रत्न बहुत अच्छा लाभ कर सकता है, और दूसरे नंबर पे चंद्रमा का रत्न भी लाभ कर सकता है।
अगर मन स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर है तो आप चंद्रमा का भी रत्न पहन सकते हैं, और दूसरे नंबर पे, सबसे पहले नंबर पे शुक्र का रत्न और दूसरे नंबर पे चंद्रमा का रत्न, बहुत बढ़िया रहेगा। ये दोनों में से कोई भी आप एक धारण कर लीजिए, पर मैं समझता हूं कि इसमें शुक्र का रत्न ज्यादा लाभकारी होगा, चंद्रमा को छोड़ दें। शुक्र का रत्न ओपल ज्यादा होगा, क्योंकि आप एक्टिंग के क्षेत्र में जाना भी चाहते हैं और शुक्र राहु के नक्षत्र में बैठे भी हैं। बाकी के अन्य वर्ग चार्ट में भी, जैसे सप्तमीमांसा वगैरह में भी शुक्र की स्थिति अच्छी बन रही है, इस वजह से मैं उसका रत्न आपको कह सकता हूं। उसके बाद दशा भी उसकी चल रही है, इस आधार पर दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो इनकी कुंडली में पंचम भाव के अधिपति का प्रभाव है बुध के साथ, लग्नेश और पंचमेश एक साथ। ये बहुत अच्छी बात हो रही है। व्यक्ति के जीवन में धर्म, अध्यात्म, पिता का सुख बहुत बढ़िया, माता का सुख थोड़ा सा कमजोर हो सकता है, पर व्यक्ति माता का आज्ञाकारी बहुत होगा और श्रवण कुमार की तरह माता का भक्त होता है। उनकी जैसा तो होना अब मुश्किल है, पर वही स्थिति बन रही है। सूर्य के साथ राहु का पैदा एक साथ बैठना, ये आत्मबल में क्षीणता और व्यक्ति के जीवन में जितनी भी सकारात्मक चीजें होती हैं उनके प्रभावों में कमजोरी दे रहे हैं और कहीं ना कहीं व्यक्ति के करियर को कमजोर कर रहे हैं। आप जब दशमांश कुंडली की चर्चा करेंगे तो यहाँ पे चंद्रमा के साथ शुक्र का बैठना और यहाँ पे केतु का बैठना व्यक्ति के दिमाग में कई बार कंफ्यूजन की स्थिति पैदा कर देते हैं, जो व्यक्ति समझ ही नहीं पाता है कि वो शुरू कहां से करे। दशम स्थान के अधिपति का शनि और राहु के संपर्क में जाने से दशमस्थ, ये इस कुंडली में मैंने एक बार में ही देख रखी है कि ये कुंडली गुरु के कारण कमजोर हो रही है। लग्न में मंगल बैठे हैं यहाँ, ठीक है, यहाँ भी मंगल बहुत अच्छे नहीं है तो खराब भी नहीं है। यहाँ पे शुक्र उच्चाभिलाषी, यहाँ पूर्णतया उच्च के, शनि और मंगल के साथ बैठने के कारण व्यक्ति की पत्नी जो होती है वो थोड़ी डोमिनेटिंग और क्रोध करने वाली, गुस्सा करने वाली और उसी क्षेत्र से संबंधित आती हैं। साथ ही साथ यहाँ राहु बैठे हैं, इस कारण से दाम्पत्य को आगे बढ़ाने से पहले विचार कर लेना चाहिए। यहाँ पे बुध और केतु का बैठा होना, दाम्पत्य अच्छा रहे। 12वें भाव में मंगल का बैठना, 12वें भाव के अधिपति अपने भाव से 10 घर आगे बैठे, तो 10 घर आगे जब गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 घर आगे बैठे, और यहां से जब इनका उपपद लग्न बनाया जाएगा तो यहां से फिर 10 अंक आगे बढ़िए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि शनि बनेंगे। इसका मतलब होता है कि शत्रु की राशि में या सामान्य राशि में जब एक सामान्य ग्रह बैठेगा तो दाम्पत्य सामान्य सा बीतता है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि इस भाव से चतुर्थस्थ बुध और शुक्र बैठे हैं, मेंटल स्टेबिलिटी रहेगी, मानसिक उत्थान की स्थिति में कमजोरी नहीं होगी, और व्यक्ति जो होता है वहां पे संपूर्ण तरीके से चल अचल संपत्ति को क्रिएट करने के साथ साथ संपूर्ण सुखों का भोक्ता भी बनेगा। यहाँ पे बुध भी तो बैठे हैं, ये एक अच्छी स्थिति का द्योतक होगा। नवांश कुंडली में गुरु का प्रभाव चंद्रमा के साथ, पर नीच के चंद्रमा के साथ बैठ जाने से गुरु का प्रभाव कमजोर होगा, लेकिन चूंकि वो सप्तमेश होकर के पीछे गए हैं और चंद्रमा धन भाव के अधिपति होकर के व्यक्ति को ऋणी बनाने का काम कर रहे हैं, पत्नी के प्रभाव में आकर के कभी भी किसी को ऋण नहीं देना है, और साथ ही साथ व्यक्ति को ऋण देने से बचना भी चाहिए। और एक बात और बता दूं तो आपकी कुंडली में चंद्रमा के ऊपर राहु का प्रभाव, सूर्य के ऊपर राहु का प्रभाव है, इस वजह से शेयर सट्टेबाजी आदि में भी थोड़ा कम ही पैसे लगाने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पे गुरु और चंद्रमा का एक साथ बैठना, पर सप्तम के अधिपति होकर के पीछे बैठे और शुक्र मंगल और शनि जैसे ग्रह के साथ बैठे हैं, तो दाम्पत्य में कई बार कमजोरी या दाम्पत्य में कई बार टस मस कस मकस टालम टोल या आलस्य की प्रवृत्ति ज्यादा आती है। ये बात पक्की है। इस वजह से कुंडली मिलाकर के ही विवाह करना चाहिए। इन्होंने पूछा है कि एक्टिंग के क्षेत्र में जाऊं या फिर नौकरी कर लूं। मेरे हिसाब से अभी शुक्र में राहु हैं, 22 के 8वें महीने तक अभी आपको अपना पूरा प्रयास एक्टिंग के क्षेत्र में ही लगाना चाहिए। अगर यहाँ बात नहीं बने तो आप खुद का काम भी उठा सकते हैं। वस्तुतः आपकी कुंडली में नौकरी के क्षेत्र में शनि जो है वो थोड़े प्रभावकारी है, इस वजह से आपको वहां पे संतुष्टि प्रभावकारी कम है, नहीं मिलेगी, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि उस पर राहु का भी प्रभाव होगा। वृत्य बनने का योग आपकी कुंडली में नहीं है। दशम स्थान में सूर्य है, आत्मबल अगर थोड़े से बल में, आत्मबल में मजबूती मिल जाए गुरु का, और जीवन में जो है वो एक सकारात्मक माहौल बनाने के लिए मंदिर का दर्शन, देवता के मंदिर का जप, देवता के मंत्र का जप, किसी एक मंत्र को उठा लीजिए उसका जप, और साथ ही साथ अपने अंदर जितना ज्यादा हो सके धार्मिक सद्गुणों का प्रभाव विकसित करने से व्यक्ति निस्संदेह सफल हो सकता है। दूसरी बात है, हम सूर्य की आराधना अगर कर लें तो हमारा काम बन जाएगा। इसका कारण यह है कि सूर्य यहाँ पे बैठे तो हैं, पर वो उस तरीके से व्यक्ति को चमकाने में
असहयोग में जा रहे हैं, जिसका व्यक्ति को आवश्यक बल मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि गुरु भी राहु केतु के संपर्क में आ जा रहे हैं, सूर्य भी राहु केतु के संपर्क में आ जा रहे हैं, नक्षत्र के अधिपति बुध जो है वो जन्म कुंडली में या गुरु अस्त हो जा रहे हैं, तो दशम और सप्तम के प्रभाव को कमजोर कर दे रहे हैं। इस कारण से जो स्थिति बन रही है वो डेली बेसिस के इनकम वाली और करियर वाली, वो दोनों चीजें कमजोरी को प्राप्त कर रही है। तो हमें कहां किसको ठीक करना है? हमें मात्र भगवान नारायण की उपासना करनी है, बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं, कुछ भी नहीं। आप किसी एक मंदिर को पकड़िए और प्रत्येक दिन उसको धोने का काम या दर्शन करने का काम या जाने का काम उठा सकते हैं। चंद्रमा ठीक है, इस वजह से कुंडली मजबूत है, वरना और भी कमजोर हो जाती। षडबल में सूर्य बढ़िया है, मंगल अच्छे होंगे, गुरु भी अच्छे हैं, उत्तरा भाद्रपद में बैठे हैं, इस वजह से वो थोड़े प्रभाव में हैं और प्रतियोगिता ज्यादा दे रहे हैं, क्योंकि इसके अधिपति शनि है, यहाँ बैठे हैं। नवांश कुंडली में भी शनि जो है वो दशम के अष्टम के अधिपति होकर के यहाँ पे नीच की राशि की तरफ बढ़ रहे हैं, यहाँ पे पूर्णतया नीच के हो गए। इस कारण से भी व्यक्ति के दिमाग में बात बनती ही नहीं है कि वो शुरू कहाँ से करे, ये प्रभाव होता है। ऐसा इस चीज को ठीक करने के लिए आपको आरंभ जब कुछ भी पता ना चले, मंदिर का दर्शन उठाइए और प्रत्येक दिन किसी मंदिर को धोने का काम सौंप लीजिए, सेवादार बन जाइए, भगवान की सेवा करेंगे, संपूर्ण सेवा मिल जाएगी। तब तक के लिए अब क्या बताऊं आपकी कुंडली में, मैंने एक बात और देखी है, इस कुंडली में कौन ग्रह कितने परिणाम कर रहे हैं। सूर्य मात्र 25%, चंद्रमा 100%, 100% वो परिणाम कर रहे हैं। अगर वो राहु से प्रभावित नहीं होते तो आपके मन को और आपके धन आगमन की स्थिति को और आपके दाम्पत्य को कमजोर नहीं करते, या फिर आपके वाणी के प्रभाव को कमजोर नहीं करते। वो राहु से प्रभावित हैं, अगर उनके पास गुरु का बल होता और भी ज्यादा बढ़िया तो और भी ज्यादा अच्छे हो जाते, पर वो गुरु राहु के संपर्क और सप्तमेश होने के कारण थोड़े से कमजोर। हालांकि गुरु कितने भी हैं फिर भी अच्छे ही रहेंगे, चंद्रमा को वो थोड़े कम ही प्रभावित करेंगे, राहु ज्यादा। मंगल 25%, इस कारण से क्योंकि वो 12 में बैठे हैं, वो आपको ऋणी बना रहे हैं, यहाँ का प्रभाव कमजोर हो रहा है, यहाँ का प्रभाव भी बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि यहाँ के लिए वो ठीक होंगे, पर यहाँ के लिए संपूर्ण नहीं है, यहाँ पे थोड़ी सी मशक्कत बाकी है और शेष है, क्योंकि वो ग्रह 12 में जा रहा है। कृतिका नक्षत्र का प्रभाव मैंने बताया, व्यक्ति को बाहर जाना चाहिए और जितना ज्यादा हो सके दूर निकलने का काम करना चाहिए। आपकी कुंडली में बाहर निकलने का योग है, क्योंकि दशम स्थान में ही दशम स्थान के अधिपति के साथ राहु की स्थिति है। 12वें भाव के अधिपति भाग्य में बैठ करके भाग्य को कमजोर करने का काम जरूर कर रहे हैं, इस वजह से हमें किसी मंदिर का दर्शन अवश्य करना होगा, ये बात पक्की है, बार बार बोल रहा हूं। बुध जन्म कुंडली में मृतप्राय है, इस वजह से लग्नेश की स्थिति जो है वो जन्म कुंडली में 29 डिग्री की है। इस कारण से गणेश जी के मंत्रों का जप या भगवान नारायण के किसी एक मंत्र का जप आप उठा लेंगे, आपका काम बन जाएगा। मंत्र की साधन की आवश्यकता और मंत्र का आश्रय व्यक्ति को अवश्य ही अपने जीवन में कोई एक मंत्र अवश्य उठाइए और किसी गुरु दीक्षा से, गुरु की दक्षिणा से, गुरु की दीक्षा से अपने जीवन को और भी समृद्ध बनाया जा सकता है। गुरु बढ़िया है, संपूर्ण परिणाम वो करेंगे अपनी दशाओं में वो कई बार। और शुक्र कमजोर वृद्ध अवस्था के हैं, इस वजह से भी कई बार आपको वो पैसेज नहीं मिल पाता है, वो मौका नहीं मिल पाता है जिसकी आपको तलाश है। और वस्तुतः शुक्र का राहु से संबंध है, ये बिल्कुल आगे चीजें चल जाएंगी और अभी वक्त भी चल रहा है। थोड़ा प्रयास और दम बढ़ाइए, लोगों के आगे जाइए, परमात्मा के आगे जाइए, लोगों के आगे भी जाना पड़ता है। कई बार ये क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे आपको, वहां पे तो कोई किसी की मदद करता नहीं है, ये तो बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, ये बात भी है, क्योंकि उसी क्षेत्र के लोग कई बार मुझे बताए हैं। बाल अवस्था के शनि है डिग्री में और राहु केतु का प्रभाव ठीक है, इस वजह से मैं समझता हूं कि अभी थोड़ी असमंजस की स्थिति है, पर आप निकल भी रहे हैं। एक अच्छा सा दौर आपके लिए इंतजार भी कर रहा है, ऐसा नहीं है। मैं इसको, इस कुंडली में कमजोर क्या है, इस कुंडली में ये भाव कमजोर हो रहा है, इस कुंडली में यहाँ ये कमजोरी, इस वजह से ये कमजोरी हो जा रही है भाग्य की, बल्कि भाग्य भाव में 12वें के अधिपति आकर के। लेकिन इस कुंडली की मजबूती पंचम भाव के अधिपति का लग्न के अधिपति के साथ बैठना। जन्म कुंडली में दूसरी कमजोरी ये हो जा रही है कि सूर्य के साथ राहु। इस कुंडली में तीसरी जो अच्छी बात है वो ये कि जन्म कुंडली में पंचम के चतुर्थ के अधिपति का भाग्य में जाना, ये अच्छी बात है। बुध और शुक्र का सूर्य से पीछे जाकर के वैश्य योग का निर्माण करना, ये अच्छी बात है। भाग्य भाव के अधिपति का दुह स्थान में जाना, ये निर्भाग्य योग बन जाता है। 11वें भाव के अधिपति का 12वें जाना, जहां धनदायक है, बाहर जाकर के व्यक्ति लाभ कमा सकता है। इस कुंडली के लिए उत्तर दिशा सबसे ज्यादा अच्छी होगी। इस कुंडली के लिए तुला राशि और बुधवार का दिन और कुंभ राशि अच्छी होगी, मीन राशि अच्छी होगी, मेष राशि अच्छी होगी। दाम्पत्य के लिए ये अगर मैं कुंडली कहूं तो कोई कमजोरी नहीं है, स्थिति ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार। गीता जी के 8वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? ब्रह्मा जी का जब दिन हो जाता है
तो संपूर्ण प्राणी का जन्म हो जाता है, और जैसे ही रात्रि होती है संपूर्ण प्राणी की मृत्यु या फिर लीन हो जाते हैं, उनमें ही खत्म। खत्म खत्म का मतलब चैप्टर बंद। अब फिर से नई सृष्टि का आरंभ और फिर से नया पुनर्जन्म होना, ये चीजें बनी रहती हैं। पर इससे बात क्या निकलती है कि हम जिस 60 साल की अवस्था को प्राप्त करके 100 साल की अवस्था को प्राप्त करके पूरा अंबार लगा लेते हैं। यहां खरीद लिया है, यहां खरीद लिया है, यहां भी 2 फ्लैट है, यहां भी 2 जो है वो बीघा है, यहां भी 2 कट्ठा है, यहां भी वो मल्टीपर्पस, पता नहीं क्या वो कुछ बनाते हैं, मल्टीपर्पस पता नहीं, ये किस लिए? धन वही जो पेट भर जाए, उससे ज्यादा इकट्ठा किया तो पाप है वो। सच्ची बताता हूं, और धर्म की बात है, पाप ही है वो। फिर वो अन्न नहीं होता, आप पाप ही का भक्षण कर रहे हो। आपको उतना ही कमाना है, उतना ही धरना है, उतना ही इकट्ठा करना है कि आपके लिए वो हो, अन्यथा किसी के लिए नहीं, क्योंकि वो फिर पाप का कारण बन जाता है। और इसीलिए लोगों में बुद्धि की विकृति, आप सोच के देखो, जो बड़े लोग हैं उनके बेटे कैसे हो जाते हैं, बिगड़ैल। मैं तो खुले तौर पे कहता हूं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।